नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिला अस्पताल में कचरे में लगी आग। अस्पताल के ही कर्मचारी द्वारा आग लगाने की बात आई सामने। परिसर में रखे बायोमेडिकल वेस्ट को किया गया आग के हवाले। इस लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा। मंदसौर के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र में ग्राम बालागुड़ा में बीती रात दर्जनों घरों को चोरों ने बनाया निशाना। घटना से आक्रोशित ग्रामीण पीपलिया मंडी थाने पहुंचे और किया घेरा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री गुर्जर खेड़ा धाम जावी में सबसे बड़ी चूल का किया गया आयोजन। उमड़ पड़ा आस्था का जनसैलाब। मंदसौर के बाद अब नीमच में भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर को मिली मंजूरी। भूमि पूजन कार्यक्रम में मंचासीन विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच के युवाओं को ये सौगात देने की कही बात। और गरोठ में महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में किए गए विभिन्न आयोजन। पूजा अर्चना आकर्षक साज सज्जा के साथ ही संपन्न हुए महाप्रसादी के आयोजन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के पास ही बायोमेडिकल वेस्ट बड़ी मात्रा में अज्ञात व्यक्ति द्वारा जला दिया गया, जिससे आग तेजी से फैली व आग का काला धुआं विकराल रूप धारण करते हुए आकाश में दिखाई देने लगा, जिससे आमजन को लगा जिला अस्पताल में आग लग गई और देखते ही देखते बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाई। इस दौरान शहर कोतवाली टीआई व तहसीलदार भी मौके पर पहुंच चुके थे। मंदसौर जिला अस्पताल परिसर में विकलांग पुनर्वास केंद्र के पीछे ऑक्सीजन प्लांट के पास ही जिला अस्पताल से निकलने वाला कचरा बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो आग लगाने वाला जिला अस्पताल का कर्मचारी था, जिसने विकलांग पुनर्वास केंद्र में निवासरत से कचरे में आग लगाने के लिए माचिस भी मांगी थी, किंतु व्यक्ति ने माचिस देने से इनकार कर दिया। उसके बाद वह कर्मचारी बाहर जाकर माचिस लेकर आया और बड़ी मात्रा में रखे हुए बायोमेडिकल वेस्ट को आग लगा दी। आपको बता दें, जिस बायोमेडिकल वेस्ट को जलाया गया, इसे नष्ट करने के लिए रतलाम भेजा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को लेने के लिए रोज रतलाम से वाहन आता है, किंतु जिला अस्पताल के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि जिस नियम का उनको अन्य प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम वालों से करवाना है, उसी नियमों को अनदेखा कर खुद जिम्मेदार ही लापरवाह बन गए। जिस जगह आग लगी थी उसी के पास ऑक्सीजन प्लांट भी बना हुआ है। गनीमत ये रही कि आग तेजी से नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं आग का धुआं आकाश में विकराल रूप में आमजन को दिखाई दिया, जिससे जिला चिकित्सालय परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये तो गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची व आग पर काबू पाया। इसी दौरान तहसीलदार मुकेश सोनी, शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे व भीड़ को दूर किया। SBCN टीम के पास आग लगने से पूर्व आज के ही वहां पड़े बड़ी मात्रा में बायोवेस्ट के वीडियो भी उपलब्ध है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। सब जलेगा, कचरा इतना धुआं धुआं होगा। जा रहा उधर जला के नशा मुक्ति केंद्र में गया है वो। कितना काला काला धुआं उठ रहा है।
हाँ, सूचना मिली थी यहाँ पर कोई कचरे का ढेर था अस्पताल परिसर में, वेस्टेज रहा होगा। अज्ञात कारणों से या किसी व्यक्ति द्वारा इसमें यह घटना की होगी। जैसे ही सूचना मिली फायर ब्रिगेड लाकर के इसे बुझाया गया है और अभी स्थिति पूरी नियंत्रण में है। अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और इस बारे में भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और संबंधित का पता लगाया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। खतरे की संभावना तो हमेशा बनी रहती है किसी भी बात से। उस खतरे को नियंत्रित करने का काम ही शासन प्रशासन का है और जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची है और आग को नियंत्रित कर लिया है। फिलहाल किसी को कोई खतरे की बात नहीं है। ये हॉस्पिटल परिसर में पीछे की तरफ का हिस्सा है जो नूतन स्टेडियम तरफ की बैक पोर्शन आता है, उसमें एक तरफ कचरा इकट्ठा था, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। चूँकि हॉस्पिटल का परिसर है और आसपास रहवासी और व्यावसायिक क्षेत्र है, इस मान से किसी ने जानकारी दी थी और सूचना दी थी, उस पर तत्काल ही फायर ब्रिगेड को पहुंचा दिया गया था और तहसीलदार साहब भी यहीं मौजूद हैं, पुलिस की व्यवस्था भी मौजूद है। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और कोई खतरे की बात नहीं है। सर जी, मैं यहाँ आके बैठा था तो एक कर्मचारी आया अंदर से, मेरे से माचिस मांग रहा था। मैंने मना कर दिया, मेरे पास माचिस नहीं है। तो वो अंदर जाकर फिर लेके आया कैसा माचिस, फिर उसने मेरे सामने जलाया। मैंने वीडियो भी बना रखी उसकी यहाँ पर, ताकि कल से हमारा नाम नहीं आया कि इन विकलांगों ने जलाया, कि कुछ हादसा हुआ है, कि ये गैस प्लांट भी सब पास में है, इससे कुछ खतरा हो सकता था, बड़ा हो सकता था मतलब। इसलिए मैंने माचिस देने से इनकार कर दिया था। तो फिर अंदर से आया, अब लेके भी उसने जलाया कचरा ये सब। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र में ग्राम बालागुड़ा में बीती मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों की गैंग ने गांव के करीब आधे दर्जन घरों के ताले चटकाए। चोरी की घटना से आक्रोशित ग्रामीण पीपलिया मंडी थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। बालागुड़ा गांव में अलसुबह जैसे जैसे चोरियों की वारदात के बारे में ग्रामीणों को पता चला तो पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता गया और ग्रामीण जनों द्वारा थाने पर पहुंचकर घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। पुलिस प्रशासन पर रात्रि गश्त को लेकर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद थाना प्रभारी तेजेंद्र सिंह सेंगर मैं पुलिस बल के साथ गांव बालागुड़ा पहुंचे और चोरी की वारदातों का मौका मुआयना किया। ग्रामीण जनों का कहना है कि यदि इस तरह से अज्ञात बदमाशों की गैंग अनेकों जगह चोरियों की वारदात को अंजाम दे सकते हैं तो आने वाले समय में अफीम किसानों के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि क्षेत्र में ज्यादातर अफीम किसान हैं और इन दिनों अफीम डोडे में चिराई का काम शुरू हो गया है और कुछ समय बाद किसानों के घर में अफीम के कुंडे भी रखे जाएंगे। यदि ऐसे में किसी किसान के साथ कोई घटना होती है तो पूर्णतः जवाबदारी प्रशासन की होगी। बूट देखो, बूट आना आराम थी। अरे ये बढ़िया आराम दिस करे सब कतरो बढ़िया व्यवस्थित आइयो आते काम वो अंगूठे भेज देगी हाताटी भी नहीं रोनी ये अरे मुंडो खोलियो तो कोई देखो मैं उनकी कोनी मुंडो बांधी अरे वो वाला बेल में भुग्गो अरे आना को फोटो खींची नो सालो यार मां लोना चलो। हां, मैं रात को अंदर पीछे कमरे में सो रहा था, आगे दुकान पर शटर को चोरों ने तोड़ा तो मैंने दशरथ को फ़ोन लगाया, मेरे पास में रहते हैं पड़ोस में, और गोपाल पाटीदार को भी फ़ोन लगाया। तो ये उठ के आए, हम बाहर आए तो हमने देखा कि चोरों ने शटर को तोड़ रखा है। तो फिर हम चोरों के पीछे भी भागे हैं, चोर के पीछे भागे तो चोर भाग गए और यहाँ से हम उनके पीछे गए, गाड़ी लेके बाइक लेके गए, बाबूलाल जी पाटीदार फोर व्हीलर लेके भी गए पीछे पीछे, तो वो नहीं पिले। समथिंग कितने लोग थे और कितनी जगह वारदात कर रहे? वो कम से कम 10 से 15 जने थे और गाँव में 10 जगह वारदात हो चुकी है। ये सर लगभग यहाँ पे 10 से 12 जगह चोरियाँ हुई है और रात में मतलब 2 बजे से लगाकर 3 बजे तक लगभग 10-12 जगह ताले तोड़े गए हैं। और सबसे बड़ी चोरी एक तो प्रकाश जी पोरवाल है, इनके किराना की दुकान पे हुई है, और सिद्धि विनायक स्कूल है वहाँ पे सबसे बड़ी चोरी हुई है। उसके अलावा कम से कम 8 से 9 जगह और ताले तोड़े गए हैं, पर वहाँ कोई जो मकान मालिक है वो वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो उनका अभी मौका मुआयना नहीं हो पाया कि कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ पे जो बालागुड़ा में जो चोरियाँ होना है, ये कहीं कहीं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती वाली बात है कि वो न तो रात में गश्त वालों को मालूम पड़ी और न उन्होंने गश्त लगाई। तो ये कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पुलिस पे मिली हुई है या पुलिस साथ रह के करवा रही है क्या नहीं करवा रही है। और मेरा पुलिस प्रशासन और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी यही आग्रह है कि बूढ़ा में मतलब आपने बालागुड़ा में पुलिस चौकी खोली जाए। इसका कारण मुख्य कारण ये है कि आसपास में
अफीम किसानों के अभी लूनी चीनी चल रही है। मान लो से 5-7 लोग अगर इकट्ठे होकर कहीं किसी के खेत पे चले गए और लूनी करके चले गए, या किसी के कुंडा घर पे पड़ा है उसको उठा के चले गए, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होना चाहिए, न कि किसान होना चाहिए, क्योंकि ये सरासर लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। देश भर में शिवरात्रि पर शिवालयों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में गरोड़ के सरदार पटेल चौराहा स्थित प्रसिद्ध मृत्युंजय महादेव मंदिर, भानपुरा रोड स्थित श्री राज राजेश्वर मंदिर, गांधी चौक स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर सहित अन्य शिवालयों पर शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी शिवालयों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा बाबा भोले की दूध और जल, बिल्व पत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। वहीं देर शाम को बाबा भोले का आकर्षक श्रृंगार किया गया। रात 8 बजे महाआरती के पश्चात मंदिरों में महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर के बाद अब नीमच में भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर स्वीकृति भी मिल चुकी है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से इस बात की जानकारी अपने उद्बोधन में दी। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि मंदसौर में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुला है तो मन में एक इच्छा जागृत हुई कि नीमच के युवाओं को भी एक सौगात दी जाए और नीमच हवाई अड्डे का उन्नयन हो, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की गई थी और प्लान बनाकर भेजा गया था, जिसका स्वीकृति लेटर भी मुझे प्राप्त हो गया है और बाहर की कंपनी को इसका टेंडर भी दिया गया है। जल्द ही कंपनी नीमच हवाई अड्डे का निरीक्षण कर बाउंड्री वॉल बनाकर हवाई अड्डे का उन्नयन करेगी और नीमच में भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ होगा। अभी हम लोग भोपाल लगातार जा रहे थे, मंदसौर में पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ हुआ था, तो हमने यहाँ का एक एस्टीमेट बना के बाउंड्री वॉल का इसको आगे बढ़ाने का भी भेजा था। उसमें भी हम लोग लगे हैं और यहाँ बच्चों के लिए पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ हो, इसके लिए हमने कोशिश करी थी। वहाँ से मेरे पास कल चिट्ठी आई है कि वो आपका स्वीकृत हो गया है, किसी को टेंडर दिया है, वो कंपनी आएगी यहाँ और बच्चे अच्छा इस हमारे जो यहाँ रेलवे का जो है इसका जो हवाई अड्डा है उसका थोड़ा उन्नयन करके यहाँ बच्चों के लिए पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ होगा। जो बच्चे
पायलट बनना चाहते हैं, जो बेटियां पायलट बनना चाहती है वो यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करके अपने माता पिता और नीमच का नाम रोशन करेगी। सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नीमच से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम बरुखेड़ा में नवग्रह शनि मंदिर पर 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री राम कथा के पंचम दिवस पर सुश्री अपर्णा जी नागदा के मुखारविंद से कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो ग्रामवासी के सहयोग से किया जा रहा है। जानकारी अनुसार बता दें कि श्री राम विवाह में कथावाचक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम परिवार वाराणसी अपर्णा जी नागदा मेनारिया श्यामगढ़ ने बताया कि भगवान राम का विवाह पंचमी को हुआ था। ये दिन बहुत खास है। इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के दिन कथा पढ़ने, सुनने और सुनाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। राम राजा दशरथ के घर पुत्र के रूप में हुए थे और सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। जानकारी के अनुसार अपर्णा नागदा जी ने भक्तों को बताया, एक बार सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने भी प्रतिभाग लिया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति, पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। इसी बीच अपर्णा जी के अनन्य चौपाइयों द्वारा सभी राम भक्तों को आनंद आ गया और पूरे पंडाल में जय जय सिया राम के जय घोष गूंजने लगे। जानकारी के अनुसार बता दें कि निवेदक मांगीलाल माली, पूर्व सरपंच व पुजारी ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि दिनांक 3 मार्च को कथा का समापन होगा और 7 गरीब कन्याओं का विवाह भी ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाएगा एवं भोजन प्रसादी का भी आयोजन रखा गया है। सभी भक्त कथा में पधार कर कथा श्रवण करें। जानकारी के अनुसार राम विवाह के प्रसंग पर अतिथि के रूप में पधारे नीमच तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार पिंकी साठे एवं श्री राजू जी तिवारी, कृषि उपज मंडी नीमच ने अपर्णा जी का स्वागत किया। श्री राम कथा वैसे पावन पुनीत कथा है और रामचरितमानस भगवान श्री राम ने मनुष्य अवतार लेकर के और इस धरती को तारने के लिए स्वयं भगवान श्री राम इस धरा पर आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान की माया को कोई नहीं जन पाया है और भगवान श्री राम ही ऐसे इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर के और संसार को पाठ पढ़ाने के लिए आए कि किस प्रकार से मर्यादा में रह करके और मनुष्य जीवन को आनंदमय जीने का जो लाभ लेते हैं, तो मनुष्य जीवन बड़ा ही सार्थक बनाने के लिए भगवान इस धरा पर आए हैं। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत कथा मनुष्य को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करवाती है और श्री राम कथा मनुष्य को जीते जी जीना सिखाती है कि किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी मर्यादा में रह करके अपना जीवन व्यापन किया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके और वो वन की और 14 वर्ष वनवास गए और किस प्रकार से उन्होंने वनवास में भी इतना दुख होने के बाद भी भगवान श्री राम ने हंसते हंसते 14 वर्ष बिताए। और भगवान श्री राम को देख करके हम सबको एक सीख लेना चाहिए कि जीवन में चाहे कितना भी दुख हो फिर भी हंस करके और उस दुख को काटना चाहिए। अगर जीवन में आपके साथ में सुख और दुख तो आती जाती छाया है, सुख यदि आपके जीवन में आए तो उसको बांटिए
अगर दुख आपके जीवन में आते हैं तो कृपा करके उसे ना बांटिए, क्योंकि दुख बांटने से दुख बढ़ता है और सुख बांटने से सुख बढ़ता है। इसलिए आप सुखों को बांटिए तो सुख बढ़ेगा, और दुख यदि जीवन में कभी आए तो दुखों को अपने आप सहन करके, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा में रह करके उन दुखों को सहते रहें, और एक दिन जीत उन्हीं की हुई। धर्म रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे भगवान श्री राम की कृपा हम सभी के ऊपर, आप सभी के ऊपर बनी रहे। जी, हमारे गांव यहाँ मंदिरों की नगरी बरूखड़ा में आज शनि महाराज का हम सभी गांव वाले मिलकर 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और यहाँ पर सुश्री अर्पणा जी नागदा द्वारा उनके मुखाग्र से यहाँ पर राम कथा का विमोचन किया जा रहा है, और इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन भी है जो कि 3 मार्च को रखा गया है, और यह हर वर्ष रखा जाता है। यह 8वां साल है जो कि यहाँ पर इस तरह का हम स्थापना दिवस मनाते हैं। कितने जोड़े रहेंगे विवाह में? विवाह में 7 जोड़े हैं, और आखिरी दिन भंडारा भी रखा गया है। तो निःशुल्क होगा ये विवाह? जी बिल्कुल निःशुल्क है, और सभी धर्म प्रेमी जितने भी यहाँ आते हैं सबके सहयोग से हो रहा है, और माननीय सरपंच साहब का अथक प्रयास है इस कार्यक्रम में, मांगीलाल जी मालिका, जो इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें सावलिया सेठ और शनि महाराज से यही अपेक्षा है कि हम इस काम को हमेशा ऐसे ही बढ़ चढ़कर इस कार्य को पूरा करते रहे। हमारे गाँव में 8 साल हो गए, नवग्रह शनि मंदिर नया बना है, जिसके हर साल स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं हम। गांव वाले और बाहर के सभी अच्छा सहयोग देते हैं, और अच्छी इस साल तो बहुत बढ़िया रामकथा के साथ मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। कितने दिन का है ये प्रोग्राम? भाई 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन था, और 3 तारीख को समापन है। उसमें निःशुल्क विवाह सम्मेलन भी रखा गया है, 7 जोड़े निःशुल्क विवाह किए जाएंगे। बुधवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला चिकित्सालय में नीमच मानवता सेवा समिति द्वारा 2 डायलिसिस मशीन भेंट की गई, जिसका फीता काटकर अतिथियों द्वारा शुभारंभ किया। इन 2 मशीनों के और आ जाने से जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सेंटर पर 12 मशीनें हो चुकी है। इस वजह से डायलिसिस करवाने वालों की वेटिंग भी काफी कम हो गई है, और जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों के मरीजों को भी राहत मिल रही है। नीमच जिला चिकित्सालय में इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, सोहन लाल धनुका, शांतिलाल चोपड़ा व कृष्ण कुमार गोयल ने फीता काटकर इन मशीनों का शुभारंभ किया। एक छोटा सा पौधा रोपा था, उम्मीद नहीं थी इतनी मशीनों की आवश्यकता भी है या पड़ जाएगी, और जन सहयोग इतना सारा मिल जाएगा। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी जन सहयोग अपने आप मिलता रहा, और 2 मशीनों से शुरुआत हुई संस्था, 3 मशीनें उसी समय फिर जन सहयोग से इकट्ठी हुई। गंगानगर परिवार भी रहा, विक्रम सीमेंट भी रही, हमारी समिति के सदस्यों का सहयोग भी रहा। धीरे धीरे फिर दूसरे लोगों का और मिलता रहा, जैसी आवश्यकता पड़ी उस अनुसार बढ़ती। क्योंकि जो शासन की मशीनें थी बहुत पुरानी और ख़राब हो चुकी है, उनमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 2 मशीनों की और आवश्यकता पड़ने लगी। तो धानु का परिवार और MS सॉलिक्स परिवार से चर्चा हुई, उन्होंने सहर्ष दोनों मशीनें देने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच एक कोटा से और मंदसौर से एक परिवार, मेरे भांजे हैं, उन्होंने एक मशीन दी। एक मेरे पारिवारिक मित्र सोनीपत में रहते हैं, एक मशीन उन्होंने दी। तो कुल मिला के ख्याति पूरे देश में इस सेंटर की हो चुकी है। यहाँ की सेवाएं, यहाँ के जो स्तर है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है, इसलिए मरीज दूर दूर से आने लगे। बुधवार को नीमच जिला पंचायत से सभागृह में आदिम जाति कल्याण विभाग के हॉस्टल अधीक्षकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को नीमच आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक राकेश राठौर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, हॉस्टल में छात्र संख्या सहित विभिन्न विषयों पर अधीक्षकों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही शासन की आगामी कार्य योजनाओं के संदर्भ में भी चर्चा की। बैठक के दौरान रैंकिंग के संबंध में भी चर्चा हुई और सुधार के लिए आवश्यक कार्य करने की बात कही गई। बैठक में नीमच जिले के तहत संचालित आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी छात्रावास अधीक्षक मौजूद रहे। हॉस्टल वार्डन के लिए मूल जो योजना है छात्रावास योजना है, तो कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार कौन कौन से छात्रावास अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, क्या कारण है उनके, या कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी योजना है उनके लिए प्रोफाइल पंजीयन उनका एमपीटास पोर्टल पर किया जाना है। उसकी प्रगति भी काफ़ी कम है, जिले की रैंकिंग कम है, तो सर ने स्पेशल टास्क के रूप में प्रोफाइल पंजीयन के हमको निर्देश दिए और उसी में
हर वीक ये समीक्षा हो रही ताकि हम जल्दी इसकी प्रोग्रेस ला के जिले को अच्छी रैंकिंग। सर रैंकिंग भी कम बताई जा रही है जिसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, कलेक्टर साहब का भी इस पर निर्देश ज़्यादा फोकस है, इस प्रकार से जो है निर्देशित किया जाएगा, क्या बनाई जाएगी? अभी स्कूल और सबसे पहला टारगेट स्कूल को लेकर लिया है, तो स्कूल से भी डेटा कलेक्ट करवाया है कि कहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या हमको पता चल जाए, उसमें कितनों के हमको प्रोफाइल बन चुके हैं, कितने बनाना बाकी है, एक वो लक्ष्य मिल जाएगा। इसके अलावा जो अन्य हितग्राही हैं जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इवन एट्रोसिटी एक्ट में भी अब यदि कोई प्रकरण पंजीबद्ध होता है तो उसको भी इस पोर्टल के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से जितनी भी योजनाओं का भविष्य में लाभ लेना है तो उस प्रोफाइल पंजीयन का होना अनिवार्य रहेगा। तो इसीलिए प्रयास है कि पहले से हमारे पास प्रोफाइल रहे ताकि लास्ट टाइम पे यदि किसी को किसी स्कीम की आवश्यकता हो तो उसे परेशान नहीं होना पड़ा। और एक तरह से पेपरलेस स्कीम के रूप में ये पोर्टल काम करेगा। इसमें सारे डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई होंगे तो बार बार हितग्राही से कागज मांगे नहीं जाएंगे। बुधवार को नीमच जिला पंचायत से सभा कक्ष में नीमच जिले के स्व सहायता समूह के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सरकार की मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों को स्व सहायता समूह के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं को निर्माण एजेंसी के रूप में किस तरह से काम करना है और बेहतर काम किया जा सकता है, इस संबंध में अधिकारियों ने उन्हें प्रशिक्षण दिया और मार्गदर्शन दिया। इस संबंध में नीमच जिला पंचायत के सीईओ गुरुप्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य कर सकेंगी और अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। जी सर, स्व सहायता समूह की एक बैठक अभी आयोजित की गई है, क्या प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है सर? जो ये स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, खास तौर से CLF, इनको हमें जो निर्माण एजेंसी ट्रेन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में जितने भी नरेगा से संबंधित कार्य हैं वो उनको दिया जा सके और वो एक निर्माण एजेंसी जैसा काम कर सके। सर कुछ सुझाव भी आए हैं इसमें, और क्या निर्माण कार्य दे सकते हैं, मतलब इनको किस प्रकार की जो प्रशिक्षण में ज़्यादा दिया जा रहा है? जितने भी नरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्य होते हैं, चाहे वो CC रोड हो, चाहे सामुदायिक भवन बनाना हो या कोई सेग्रीगेशन शेड बनाना हो, तो नरेगा के अंतर्गत होने वाले सारे निर्माण कार्य उनको दिए जा सकते हैं और उनको एज ए निर्माण एजेंसी जो है कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर कहाँ से महिलाएं जो है स्व सहायता की आई थी इसमें? पूरे ज़िले से आई हुई हैं, जितने भी हमारे ज़िले में CLF हैं वो उनकी सारी जो है कि अध्यक्ष और सचिव आए हुए हैं। अभी श्री गुर्जर खेड़ा धाम जावी में महाशिवरात्रि पर अंचल की सबसे बड़ी चूल का आयोजन संपन्न हुआ। श्री गुर्जर खेड़ा धाम जावी में महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजन में आस्था का जन सैलाब उमड़ा और आस्था ऐसी कि भक्तगण जलते अंगारों पर भी निकल पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे लाल माटी की धरा नीमच जिले के जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कमल सरोवर की नगरी के नाम से विख्यात ग्राम जावी के जावी सरवानिया महाराज मार्ग पर स्थित 432 वर्ष पुराने दीन दुखियों के शरण स्थल ऐतिहासिक श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि महोत्सव पर पूजन अर्चन, भोग, महाआरती, महाप्रसादी एवं 17 फीट लंबी चूल का महोत्सव संपन्न हुआ। श्री गुर्जर खेड़ा धाम मंदिर प्रबंधन समिति एवं सेवादार समिति सदस्यों के सामूहिक तत्वावधान में महाशिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर विराजमान सभी देवों का पंडित सुनील व्यास जावी ने विधि विधान से मंदिर प्रबंधन समिति सदस्यों एवं सेवादारों द्वारा पूजन अर्चन करवाया, भोग लगवाया। फिर महाआरती प्रारंभ हुई। महाआरती के साथ ही 17 फीट लंबी चूल में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए अग्नि प्रज्वलित की गई। आरती के पश्चात पंडित जी घनश्याम लोहार की काया में श्री वीरभद्र स्वरूप अघोरी नाथ पधारे और श्री अघोरी नाथ ने मंदिर के मुख्य द्वार पर 41 कुएं के एकत्रित जल के 15 कलश के जल से स्नान किया और कलश को अपने सीने पर फोड़ा। सेवादारों द्वारा श्री अघोरी नाथ को बागंबरी धारण करवाई गई। तत्पश्चात अघोरी नाथ ने मंदिर की एक परिक्रमा की और धधकते अंगारों की चूल में 5 बार निकले। उसके बाद मंदिर परिसर में उपस्थित सभी देव व देव सेवक चूल में निकले। फिर हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन जयकारे लगाते हुए चूल में निकले।
महाशिवरात्रि महोत्सव में मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अंचल के हजारों भक्तजन उपस्थित थे। उक्त जानकारी श्री गुर्जर खेड़ा मंदिर प्रबंध समिति प्रवक्ता दिलीप पाटीदार जावी ने दी। परिवार में से विदेश मेरी बात ही नहीं आया। हमें तो नहीं जाना यार, 5 मिनट अभी जाओ। अरे यार ये यार हम लोग गानों का यार मणिपुर का गाना अगले बगले दौड़ लो बोलो धीरे धीरे चलो ओम नमः शिवाय बोलता रहो बेटा देख लो ठीक है ओम नमः शिवाय बोलता रहो जय हो भगवान जय भोलेनाथ रुको भगवान रुको ये जो आज का आयोजन है ये महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पे प्रतिवर्ष होता है।
और काफ़ी संख्या में यहाँ पे यात्री भी आते हैं। सरकार की यहाँ पे चूल रहती है जो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चूल बनाई जाती है। पिछले साल 13 फीट की चूल थी, इस बार 17 फीट की चूल बनाई गई। बाबा साहब की मेहरबानी से प्रत्येक जो भी अपने हृदय से चाहे सच्चे भाव का हो वह इस अग्नि में से प्रवेश होकर निकल सकता है। अग्नि वैसे तो धधकती हुई रहती है, लेकिन जब भक्त बाबा साहब पे भरोसा करके निकलता है तो उसे ऐसा शीतलपन का एहसास होता है जैसे मैं किसी गुलाब के फूलों के चल रहा हूँ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष वर्षानुसार इस वर्ष भी गुजरखेड़ा धाम पर चूल का आयोजन किया गया। उस चूल में सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ मैं भी उस चूल में प्रवेश करके निकला, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अंगारों पे नहीं मतलब फूलों के ऊपर चल रहा हूँ। किसी प्रकार का मेरे सहित किसी भी श्रद्धालु को ऐसा आभास नहीं हुआ कि मैं अंगारों पे चल रहा हूँ। ये गुजरखेड़ा सरकार की विशेष अनुकंपा है कि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई और सारे लोग हंसी खुशी महादेव का जयकारा करते हुए निकले। प्रतिवर्ष हम शिवरात्रि के दिन गुजरखेड़ा सरकार और भगवान अघोरीनाथ जी के ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक करवाते हैं, चोला चढ़वाते हैं और भगवान को 56 भोग लगाते हैं और धकधकते अंगारों की चूल का निर्माण करते हैं, जिसमें भगवान अघोरीनाथ की छाया पधारती है और वो स्वयं पहले 2 से 5 बार प्रवेश करते हैं, फिर देवी देवता प्रवेश करते हैं और फिर संसार के लिए उस चूल को खोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, माताएं, बहनें सभी प्रवेश करती है। और ऐसी मान्यता है कि उस चूल में जो भी निकलता है उसके सारे रोग दोष कट जाते हैं, हवा अला बला जो भी होती है वो सारी कट जाती है। और सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इतने धधकते अंगारों होते हुए भी ना किसी को छाले होते हैं, ना किसी को जलन महसूस होती है। ये भगवान की इतनी कृपा रहती है कि सभी फूलों की पंखुड़ियों पे निकले वैसे इस चूल में निकलते हैं। प्रतिवर्ष हम ये आयोजन करते आ रहे हैं। पिछले 23 साल से तो मैं यहाँ पूजा करता आ रहा हूँ, तो 23 साल में ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई कि किसी के छाले हुए या कोई दिक्कत हुई। तो भगवान के आदेश से हम ये प्रतिवर्ष करते हैं और विभूति रमाते हैं भगवान के, हम भी विभूति रमाते हैं और भगवान के रंग में रंग जाते हैं शिवरात्रि के दिन और हर्षोल्लास के साथ ये शिवरात्रि मनाते हैं। ये भी सुना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी चूल जो प्रतिवर्ष हर बार बढ़ जाती है। हाँ, हम लोगों की एक ये जो समिति जो है इनका ये मानना रहता है कि हम लोग एक विशालतम अग्निचूल बनाएं, जिसमें भगवान को अपने जो बालक हैं उनकी रक्षा करनी है। संसार को ये प्रमाण भी मिलता है कि अपन अग्नि को अपनी माँ मान लें और अग्नि की गोद में ही चले जाएं तो फिर अग्नि आपको जला नहीं सकती। ये इस बात का प्रमाण रहता है। और हाँ, हम लोग ये तो नहीं बोल सकता कि एमपी, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से बड़ी बनाते हैं या है। मैं ऐसा कंपटीशन किसी से नहीं करते, क्योंकि हम तो भगवान के नौकर हैं। हम तो जो भी भगवान की करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग बड़ी बनाते हैं, 17 फीट की लगभग चूल बनाते हैं। मैं किसी से तुलना नहीं करता, किसी को छोटा बड़ा नहीं बताता, लेकिन हाँ, हम विशालतम चूल का निर्माण करते हैं जो 17 फीट की होती है। एक प्रक्रिया मैंने देखी कि वीरभद्र सरकार, अघोरीनाथ सरकार जब पधारते हैं तो वो 16 कलश का जो जल होता है उस कलश से स्नान भी करते हैं, अपने सीने पे भी फोड़ते हैं, क्योंकि जब वो अंगारों के पास रखा होता है तो कहीं ना कहीं पानी भी उबलता हुआ नज़र आता है, तो कहीं छाले वगैरह नहीं है। तो क्या साइंस इस चीज़ को मानता है, नहीं मानता? नहीं, साइंस को मैं ये नहीं बोल सकता साइंस गलत है, क्योंकि हम लोगों का काम किसी को गलत बताना नहीं है। साइंस अपनी जगह सही है, लेकिन हम भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े बता के गए कि मन चंगा तो कचौटी में गंगा। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। अगर साइंस ये मान लेता है कि भगवान नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं, लेकिन हमने मान रखा है कि भगवान होते हैं तो हमारे लिए तो होते ही हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि आप अग्नि में पैर भी रख के दिखा दो। यहाँ 17 फीट की चूल जो होती है, जिसमें धधकते अंगार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हंसते हुए निकल जाते हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि हमारे लिए भगवान है। लेकिन साइंस इस चीज़ को नहीं मानता तो मैं उनको मनवाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप किसी के ऊपर अपना फैसला थोप नहीं सकते। ये तो आस्था का सवाल है, तो जिनकी जितनी आस्था है उनके लिए उतना भगवान धरती पे है। अब मैं किसी के भावनाओं के
आगे या उनको मजबूर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए तो है और हम तो करते आए हैं। एक चीज़ और है, जब आप आपके शरीर में आते तो मैंने आपका विकराल रूप भी देखा और अभी जो रूप भी देखा है, साधारण सा एक मानव के रूप में आप खड़े हैं। तो उस समय में और इस समय में जब वो अपने शरीर पे कोड़े भी लेते हैं, भवक अंगारों पे निकलते हैं, स्नान भी करते हैं, तो क्या वो दर्द उस समय का क्या होता है और अभी इस समय जब आप खड़े हैं तो क्या लगता है? नहीं, सबसे पहली तो ये है कि अघोरीनाथ जो हैं वो स्नान कभी करते ही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आज भगवान एक मान्यता है। वैसे तो 2 प्रकार की शिवरात्रि ये मानी जाती है। एक तो भगवान का सबसे पहले शिवलिंग स्थापित हुआ था और एक भगवान विवाह करने के लिए जाते हैं। तो हमने जो सुनी सुनाई बातें हैं उस बात के अनुसार भगवान को अगर शिवलिंग स्थापित करें तब भी अभिषेक की आवश्यकता है, भगवान विवाह करने जाएं तब भी स्नान की आवश्यकता है। तो उसके निर्मित से भगवान 41 कुओं के जल से स्नान करते हैं, फिर भस्म रमाते हैं और फिर अग्नि में प्रवेश करते हैं। वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि मैं स्वयं भी इस अग्नि में अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ, आप भी बिना अहंकार, बिना कोई छल कपट की इस अग्नि में प्रवेश करिए, आपको भी कुछ नहीं होगा। तो पहले वो 8-10 बार निकलते हैं, फिर अपने भक्तों को निकालते हैं। तो ये जो स्नान होता है हम इसको एक अभिषेक बोलते हैं और वर्ष भर का एक ही स्नान होता है जो भगवान करते हैं। भक्तों के लिए क्या संदेश है? आखिरी सवाल मेरा। भक्तों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। साइंस अपनी जगह है, लेकिन हमारे भगवान भी धरती पे हैं। ना साइंस को नकारा जा सकता है, ना भगवान को नकारा जा सकता है। आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। साइंस अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है, लेकिन भगवान को आप बोल नहीं सकते कि भगवान नहीं है, क्योंकि जो है वो था, है और रहेगा। हमको बहुत अच्छा लगा। हम आज सब लोग सब जने आए, हम झूल में निकले और सबसे पहले मासा निकले, फिर मैं निकली, फिर मेरे यशु भैया निकले, फिर बड़े बासा की बेटियाँ और सब निकले और बहुत मज़ा आया। तो कब हम चूल पे चले तो ऐसा लगा जैसे हम फूलों पे चल रहे थे, बिल्कुल मतलब लगा नहीं कि चूल पे चले। अगर चूल पे चलने की वजह होता है वो सारे पेड़ चल जाते, सब कुछ होता है, पर यहाँ पे चूल पे चलने पे ऐसा लगा जैसे हम फूलों पे ही चल रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।